नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। शिकंजे में है तहव्वुर राणा, भारतीय एजेंसियों की बड़ी कामयाबी। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर 2008 में हुए आतंकी हमलों की साजिश रचने वाला तहव्वुर राणा दिल्ली पहुंचने की उसकी खबर है। तो क्या कुछ होगा इसके बाद और किस तरह से ये एक तरह से जो पाकिस्तान का पूरा आतंक का नेटवर्क था और आतंक के खिलाफ जिस तरह से पाकिस्तान काम कर रहा था, क्या उसकी कलई एक बार फिर से खोलने के लिए तैयार है भारतीय एजेंसियां। इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ बात होगी वक्फ कानून की, जिस पर जारी है घनघोर सियासत। घनघोर सियासत इसलिए क्योंकि कानून बन चुका है लेकिन चुप्पी नहीं साध रहे हैं सियासी दल। वोट बैंक जुटाने की जुगत में सियासी दल गढ़ रहे हैं अपने अपने नैरेटिव। क्या है इनका नैरेटिव और उससे क्या कुछ लाभ ढूंढने की जुगत है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ में। मुतवल्लियों के वक्त के लिए मोर्चाबंदी आखिर क्यों की जा रही है, क्या है इसके मायने, हम विस्तार से इस पे बात करेंगे। और फ्रीबी के दौर में विदेश दौरे का चलन बढ़ रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एक टीम के साथ स्पेन और स्वीडन के दौरे पर जा रहे हैं। तो आखिर क्यों जा रहे हैं स्पेन और स्वीडन के दौरे पर और क्यों सवाल उठा रहा है विपक्ष। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली पहुंचा मुंबई हमलों का गुनाहगार आतंकी तहव्वुर राणा। एडवोकेट नरेंद्र मान को नियुक्त किया गया विशेष लोक अभियोजक। न्याय के कटघरे में खड़ा करने की भारतीय एजेंसियों ने पाई कामयाबी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की बड़ी डिप्लोमैटिक जीत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, मोदी सरकार मुंबई हमलों के आरोपियों का करेगी पूरा हिसाब। मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। वक्फ कानून पर जारी है सियासत। वोट जुटाने की जुगत में सियासी दल गढ़ रहे हैं अपने अपने नैरेटिव। जमीन हड़पने के आरोपों से लेकर कानून लागू न होने देने की दी जा रही है धमकी। बीजेपी ने कहा, भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए बनाया गया है कानून। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के विदेश दौरे पर विपक्ष ने उठाए सवाल। बिजनेस समिट के नाम पर टैक्स पेयर्स के पैसों की बर्बादी का आरोप। बीजेपी ने पूछा, लचर कानून व्यवस्था और लाल फीताशाही से ग्रस्त राज्य में कौन करेगा निवेश। और दिल्ली वासियों को आज से मिलेगा आयुष्मान योजना का तोहफा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच योजना को लेकर आज समझौते पर होंगे दस्तखत। तो सबसे पहले बात तहव्वुर राणा की। शिकंजे में आया है तहव्वुर राणा भारतीय एजेंसियों की और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर 2008 में जो आतंकी हमला हुआ था उसकी साजिश रचने वाला तहव्वुर राणा दिल्ली पहुंच गया है। इस तरह की खबरें सामने आई हैं। अमेरिका से विशेष विमान से तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया गया है। भारत पिछले 16-17 वर्षों से राणा और उसके साथी डेविड कॉल्मन हेडली के प्रत्यर्पण की कोशिश में लगा हुआ था। तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका की, उसने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। अब तक वो लॉस एंजलिस में एक डिटेंशन सेंटर में बंद था। तहव्वुर राणा के मामले में अमेरिका की निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के दावों को मानते हुए उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। तहव्वुर राणा डेविड कॉल्मन हेडली के सामने के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक रहा, जो 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड में से एक माना गया, जिसमें इस हमले में 166 लोग मारे गए थे और भारत की वित्तीय राजधानी को लगभग 3 दिनों तक आतंक के साए में रखा गया था।
राणा ने हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमलों की नींव रखी, जो लश्कर और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों के जरिए आईएसआई की तरफ से कराया गया सबसे घातक आतंकवादी हमला साबित हुआ। जांचकर्ताओं का कहना है कि राणा हमलों से पहले दुबई के रास्ते मुंबई पहुंचा था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यवस्थाओं को सटीक तरीके से अंजाम दिया जा सके। एक पुलिस दस्तावेज में कहा गया है कि उसने 2008 में 11 से 21 नवंबर के बीच अपनी भारत यात्रा के दौरान पवई में होटल रेनेसा में चेक इन किया था। उसके जाने के 5 दिन के बाद ये हमले हुए। मुंबई पुलिस ने 2023 में तहव्वुर राणा के खिलाफ 400 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। 26/11 मामले में यह चौथी चार्जशीट थी। इस चार्जशीट में हमलों में राणा की भूमिका के बारे में बताया गया था। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड राणा पर कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिसमें आपराधिक साजिश, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, हत्या, जालसाजी और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम शामिल है। 2009 में दरअसल राणा की गिरफ्तारी के बाद 2011 में शिकागो में राणा के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ था। डेविड कोलविन हेडली ने अदालत में गवाही दी थी और आईएसआई और लश्कर तैयबा के साथ संबंधों का खुलासा हुआ था। 2013 में राणा को लश्कर तैयबा की सहायता करने और डेनिश अखबार पर हमले की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया। अमेरिकी अदालत ने राणा को 14 वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी। तहव्वुर राणा एक सेवानिवृत्त पाकिस्तानी सैन्य चिकित्सक है, जो बाद में कनाडा चला गया और एक आव्रजन सेवा व्यवसायी बन गया। दरअसल वो पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट के तौर पर काम करता रहा। हेडली ने व्यापारिक यात्राओं की आड़ में मुंबई में टोही मिशन चलाए, हमलों की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। राणा पर पाकिस्तान के आईएसआई और लश्कर तैयबा के वरिष्ठ संचालकों के साथ संबंध बनाए रखने और उनकी शह पर आतंकी हमलों की साजिश रचने का आरोप है। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की साजिश से जुड़े इस मामले में केंद्र सरकार ने एडवोकेट नरेंद्र मान को सुनवाई के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। नरेंद्र मान को एनआईए की ओर से यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तहव्वुर हुसैन राणा से पूछताछ के बाद तमाम राज खुल सकेंगे और उसका पाकिस्तानी कनेक्शन, हमलों में पाकिस्तान की भूमिका एक बार फिर दुनिया के सामने लाई जा सकेगी। राणा को न्याय के कटघरे में खड़ा करने में भारतीय एजेंसियों के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह भारत की एक बड़ी डिप्लोमैटिक जीत है। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण पर कहा है कि जिन्होंने हमारे देश पर हमला किया था, उन्हें हम भारत की जमीन पर भारत के कानून से सजा दिलाएंगे। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर। पूर्व सांसद और मशहूर क्रिमिनल लॉयर माजिद मेमन का कहना है कि यह खबर पूरे देश के लिए एक उपलब्धि है। हमारे लिए ये खबर एक उपलब्धि है और अच्छी खबर है कि एक घिनौना आतंकवादी जो विश्व के किसी भी हिस्से में छुपा हुआ था, उसे आज हमारे सुपुर्द किया गया ताकि हम उसके साथ इंसाफ करें। तहव्वुर राणा के लिए भी एक फेयर ट्रायल कंडक्ट की जाएगी, इसलिए कि फौजदारी कानून की दुनिया में क्रिमिनल ट्रायल इज़ अ क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, यानी हम सच्चाई की तह तक ट्रायल के जरिए पहुंचे हैं। ये बात जाहिर होनी चाहिए बिल्कुल, और ये बात अजमल कसाब के मामले में बिल्कुल हो चुकी, और मुझे नहीं लगता कि तहव्वुर के मामले में भी हम कहीं कोई कोताही करेंगे। तो ट्रायल के माध्यम से सारा सच सामने आ सकेगा। वरिष्ठ वकील रहे हैं पूर्व सांसद माजिद मेनन, उनका कहना है। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे दो संवाददाता अलग अलग जगहों से, दिल्ली से और मुंबई से जुड़ रहे हैं। दिल्ली से नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, मुंबई से शिशिर सलार जुड़े हैं। सबसे पहले आएंगे नीरज के पास। नीरज, क्या खबर, क्या जानकारी आप देंगे? सुबह से ही तमाम जगहों पर जो आपका नेटवर्क है वो चल रहा है,
और आप स्वयं एनआईए के दफ्तर के सामने मौजूद हैं, शायद क्या जानकारी देंगे? देखिए, बिल्कुल एनआईए दफ्तर के सामने मौजूद हैं और कुछ दृश्य हमारे कैमरामैन आपको दिखा देंगे कि किस तरह की स्थिति है अभी एनआईए दफ्तर के सामने। आप देखें कि मीडिया यहाँ पर जमाव बड़ा मीडिया का आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। एनआईए के सामने जो रोड है वो बैरिकेड कर दी गई है। यहाँ पर किसी भी वाहन को आने नहीं दिया जा रहा है। केवल पुलिस और एनआईए के जो वाहन हैं वो यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। इसके अलावा और किसी भी वाहन की एंट्री नहीं है। ये खबर जरूर आई थी कि तहब्बुर राणा भारत पहुँच गया है, लेकिन निखिल, आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है अभी भी कि तहब्बुर राणा क्या भारत पहुँच गया है। हालांकि कुछ समय पहले ये जानकारी जरूर आई थी कि भारत की सीमा में उसने प्रवेश कर लिया है। जो इसका जो प्लेन है, जिस प्लेन के थ्रू उसको लाया जा रहा है, भारत की सीमा में प्रवेश किया है। लेकिन क्या वो प्लेन पालन में लैंड किया है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं है। हालांकि मीडिया में ये खबर आ रही है कि उसका जो प्लेन है वो पालन में लैंड कर गया है। एनआईए की 7 सदस्यीय जो टीम है वो इस समय दिल्ली में पालम जो एयरपोर्ट है वहाँ पर मौजूद है। जैसे ही तहब्बुर राणा प्लेन से नीचे उतरेगा, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद उसे सेफ हाउस, या जो जानकारी आ रही है कि जो एनआईए हेडक्वार्टर है वहाँ पर उसको लाया जाएगा, उसका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल कराने के बाद उससे जो पूछताछ का सिलसिला है वो शुरू होगा। और चूंकि 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट के अंदर पेश किया जाना होता है, तो 24 घंटे के अंदर उन्हें उस तहब्बुर राणा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसको कोर्ट में पेश किया जाए, और कोर्ट में पेश करने से पहले उसकी एक बार फिर दोबारा से जो मेडिकल टेस्ट है वो उसका कराया जाएगा। और उसके बाद एनआईए की टीम रिमांड मांगेगी तहब्बुर राणा से, ताकि वो सवालों के जवाब जो अभी तक नहीं मिले हैं, इसके अलावा जो 26/11 की जो अनसुलझी जो कड़ियां हैं, जो कहते हैं कि जिन पर अभी तक सुलझी नहीं है, उन कड़ियों को सुलझाने का काम है वो एनआईए की जो टीम है वो करेगी। जो जानकारी हमें मिली है निखिल, उसके अनुसार से जो 7 सदस्यीय एनआईए की जो टीम बनाई गई है, उस टीम में ज़्यादातर उन लोगों को रखा गया है जो खास तौर से आतंकवादियों से पूछताछ करने में एक्सपर्ट हैं। वही तहब्बुर राणा से पूछताछ करेंगे, और तमाम जो सवाल है उसकी लिस्ट भी तैयार है कि किस तरीके से तहब्बुर राणा ने यहाँ पर डेविड कोलमैन हेडली को यहाँ पर भेजा था, उसके और कौन कौन से साथी थे, हेडली यहाँ पर किन किन लोगों से मिला था, जिस समय मुंबई में हमला हो रहा था उस समय तहब्बुर राणा किन लोगों से बात कर रहा था, हमले का जो ब्लूप्रिंट है वो पाकिस्तान में बना था या फिर कनाडा में बना था, जो लश्कर तैयबा है उसने किस तरह के दिशा निर्देश तहब्बुर राणा को दिए थे, क्या तहब्बुर राणा ने केवल मुंबई में ही रेकी करवाई थी या देश के किसी दूसरे हिस्से में भी रेकी हुई थी, इतना बड़ा हमला हुआ था उसके लिए फंडिंग क्या केवल तहब्बुर राणा कर रहा था या फिर पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन और आईएसआई के जो लोग हैं वो कर रहे थे। इसके साथ ही इतने बड़े हमले की प्लानिंग के साथ साथ जो लोकल सपोर्ट है वो किस तरह का था, क्योंकि अभी तक आप देखें कि चाहे अजमल कसाब की बात करें, जो 10 आतंकवादी जिन्होंने मुंबई पर हमला किया उनमें 9 आतंकवादी मार दिए गए थे, और अजमल कसाब है उसके साथ एक ट्रायल चला था। लेकिन ये बात निकलकर सामने नहीं आई थी निखिल कि इतने बड़े हमले को अंजाम देने के लिए क्या लोकल स्तर पर किसी तरह का सपोर्ट या किसी तरह की लॉजिस्टिक जो सहायता है वो इनको मिली थी, क्या वो चेहरे अभी भी सामने नहीं आ पाए। तो ये तमाम सवाल हैं जो तहब्बुर राणा से एनआईए की जो एक्सपर्ट जो टीम है वो पूछताछ करेगी, और उम्मीद की जा रही है कि कुछ समय के बाद जो तहब्बुर राणा है वो यहीं एनआईए के इसी हेडक्वार्टर में पहुंचेगा, और जहां पर उसके साथ पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। और एक महत्वपूर्ण कड़ी है, मेन कड़ी है, आपने देखा भी है कि जिस तरीके से मुंबई में हमले हुए थे, और मुंबई में हमले के बाद जब जो हेडली है उसका भी जो बयान है वो सामने आया था, उसने तमाम तथ्य रखे थे, और हेडली के बयानों का वेरिफिकेशन है वो भी तहब्बुर राणा से एनआईए की टीम करवाएगी। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, और खासतौर से भारतीय एजेंसियों के लिए, एनआईए के लिए इतनी बड़ी सफलता मिली है, और इतने बड़े आतंकवादी को हम पहली बार यहाँ लाने में सफल हो पाए। आप नजर बनाए रखिए सारे घटनाक्रम पर, हम आपके पास दोबारा आएंगे। शिशिर, किस तरह से आप देखते हैं, चूंकि घटना स्थल जो है वो मुंबई है, तो मुंबई में भी बड़ी हलचल है, जाहिर तौर पर एनआईए इस जांच के दौरान इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि तहव्वुर राणा को मुंबई भी ला सकती है। आप किस तरह से देखते हैं भारतीय एजेंसियों की एक बड़ी सफलता के तौर पर? और अभी हमने जिस तरह से माजिद मेमन को भी सुना, वो कह रहे हैं कि ट्रायल के दौरान, ट्रायल चलाने से बहुत सारा जो मामला है वो एक तरह से साबित होगा अदालत के सामने।
तो कई फोल्ड हैं इसमें। अदालत के सामने तो दोषी ठहराया जा सकेगा, पाकिस्तान की कलई भी एक बार हम फिर से दोबारा खोल सकेंगे दुनिया के सामने। बिल्कुल, देखिए इस हादसे के बाद दो हीरो हमारे सामने उभर कर सामने आ रहे हैं। पहले हीरो जिन्होंने शहादत दी, सभी पुलिसकर्मी, फिर चाहे वो हम बात करें मुंबई पुलिस दल के पुलिसकर्मी हो या फिर एनएसजी कमांडोज हो, मिलिट्री कमांडोज, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जो है मुंबई को सेफ रखा, जो आतंकी थे उनको मौत के घाट उतारा और जिस प्रकार से पूरा ऑपरेशन कैरी आउट किया, वो पहले हीरो। और दूसरे हीरो वो है शायद जिनके नाम हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने भी तकरीबन 17 सालों से लगातार मेहनत की। फिर चाहे उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की हम बात करें, वकीलों की बात करें, उन एजेंसियों की बात करें, इंटेलिजेंस एजेंसी बात करें, जो लगातार सबूत जुटाने में पिछले 17 सालों से काम कर रही है। हालांकि अब ये केस जो है इतना वाटर टाइट बन चुका है, इसके पीछे कारण इन्हीं सभी अधिकारियों की कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो एक काम होगा जिनने पूरे लगातार परसिस्टेंट ये काम किया गया है। और इसीलिए 2020 में फिर चाहे वो यूएस से प्रत्यार्पण की मांग हो, उसके बाद यूएस कोर्ट में जिस प्रकार से अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा है कि आखिर किस प्रकार से तहव्वुर राना, डेविड कोलमन हेडली, इन जैसे आतंकियों ने जो है 26/11 का आतंकवादी हमला भारत में किया था। इसीलिए जो यूएस कोर्ट ये मान गई है कि तहव्वुर राना का जो है प्रत्यार्पण भारत में किया जाना चाहिए और वहां पर जो है पूरी सुनवाई इस लीगल प्रोसेस के तहत की जानी चाहिए। एक लंबा लीगल प्रोसेस चला था, दो पहलू उसमें। एक तो लीगल प्रोसेस की हम बात करेंगे जिसने कई सालों से लगातार ये चल रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि भारत के वकील जो है, बाकी अधिकारी जो है लगातार ये इन्फॉर्मेशन देते आ रहे हैं। वही दूसरी ओर जो पॉलिटिकल प्रेशर हमने बनाया पिछले कुछ सालों में, उसका भी जो है फायदा भारत को इस पूरे केस में होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर चाहे वो प्रत्यार्पण की बात करें, फिर यूएस से एक ट्रीटी, डिप्लोमेटिक तौर पर जिस प्रकार से ट्रीटी की बात करें, वो एक चैनल भी जो है भारतीय अधिकारियों ने ओपन रखा था। तो ऐसे में दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिकंजा कसने का प्रयास किया था और अब वो दिन आ चुका है जब तहव्वुर राना भारत में आएगा। क्या मिलेगा इससे? सबसे पहली बात तो भारत के उन इस पूरे हमले में जो लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन परिजनों को इससे न्याय मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, फिर से एक बार भारत जो है खास तौर पर 26/11 का वो हमला विश्व पटल पे आएगा, फिर से एक बार अपना ध्यान खींचेगा किस प्रकार से एक कावर्डली अटैक जो है मुंबई पे किया गया था और साथ ही साथ कौन लोग इसके पीछे थे, जिस प्रकार से पूरा हमला किया गया था। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि पाकिस्तान हमेशा भारत जो डोसियर भेजता रहा है उसको नकारता रहा है। पाकिस्तान ने कई बार ये कहा है कि उसका इस हमले में कोई हाथ नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की एक्टिविटी थी, ये बात जो है भारत साबित करना चाह रहा था पिछले कई सालों से, ये जो है साबित होगी। और चौथी बात इसमें यह भी है कि जिस प्रकार से हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात तो करते थे, लेकिन अगर कोई आतंकवादी या अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से अगर आतंकवादी गतिविधि करके दूसरे देश में अगर चला जाता है तो कहीं ना कहीं शील्ड रहता है। हालांकि अब ये प्रयास भी किया जा रहा है और ये प्रयास होते रहेंगे आने वाले समय में कि किस प्रकार से उन लोगों को भी ढूंढ कर भारत लाया जाए या फिर उन देशों में लाया जाए जहां पर इस प्रकार की एक्टिविटी हुई है। तो ये साफ संदेश देश के लिए, उन अन्य जो देश है उनके लिए भी होगा। तो ये 4 प्रमुख मुद्दे होंगे जब हम देख पा रहे हैं कि जब तहव्वुर राना भारत में आएगा तब उससे बातचीत तो होगी, सारे तथ्यों का खुलासा होगा, सब तारे जोड़ी जाएंगी कि आखिर किस प्रकार से पूरा एक घटनाक्रम हुआ, किस प्रकार से ये जो है प्लानिंग की गई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो लोग अब तक सामने नहीं आए शायद उनका भी खुलासा होगा। लेकिन इसमें और एक बात भी है, शायद ये इंटेलिजेंस एजेंसी बड़े तौर पर मीडिया से ना कहे, लेकिन ये और भी कहा जा सकेगा कि मोडस ऑपरेंडी के बारे में। देखिए 26/11 का एक ऐसा हमला था जो कि एक नई मोडस ऑपरेंडी थी, जिस प्रकार से आतंकवादी समुद्र के जरिए जो है भारत में आते हैं, एक डिग्गी के जरिए, और उसके बाद फिर मुंबई में आते हैं जहां पर हम कहते थे कि इंडियन नेवी वहां पर है, कोस्ट गार्ड है, उसके बावजूद भी आते हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा ऑपरेशन किया गया था, मोडस ऑपरेंडी थी, उसके बारे में और जानकारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिलेगी। इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है भारत की सुरक्षा को होगा। आने वाले समय में किस प्रकार से जाहिर तौर पर मैनीफोल्ड है, जिसको कहते हैं कि बहुत सारे लाभ हैं और आपने एक एक करके, आपने और नीरज ने दरअसल इस पे क्या कुछ इसका असर होने वाला है, फायदा क्या कुछ होने वाला है और किस तरह से पाकिस्तान एक्सपोज होगा। आपने एक बात और बड़ी कही शिशिर कि जिन लोगों ने इस हमले में अपनी जान खोई है, दरअसल उनको भी न्याय मिलेगा। आज उनको, जिसको कहते हैं ना कि उनके कलेजों को ठंडक पहुंचना, वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि जो लोग इसमें शामिल थे उनको अगर न्याय के कटघरे तक पहुंचाया जाएगा, जाहिर तौर पर ये एक बड़ी बात होगी। तो भारतीय एजेंसियों के लिए, भारतीय डिप्लोमेसी के लिए भी आज एक बड़ा दिन है। बहुत शुक्रिया नीरज आपका और शिशिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम और अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।
और इसके बाद बात होगी कि किस तरह से वक्फ को लेकर के मुतवल्लियों के लिए क्या ये मोर्चाबंदी है और क्या है इससे जुड़ी हुई सियासत जो रुकने का नाम नहीं ले रही। इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, खास मेहमानों के साथ खबर भी दिखाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे मुतवल्लियों के वक्फ के लिए मोर्चाबंदी। जी, नए वक्फ एक्ट के खिलाफ जमाते उलेमाए हिंद सहित कई मुस्लिम संगठनों के मौलानाओं ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। कोलकाता में ममता दीदी का साथ मिला तो सबसे ज्यादा प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। उधर बीजेपी मुस्लिम समाज के सभी वर्गों तक वक्फ विधेयक की जानकारी और जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू कर रही है। इसके तहत सभी सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्र में कम से कम एक संवाद कार्यक्रम करेंगे। मुस्लिम और अन्य समुदायों के धर्मगुरु, डॉक्टर, वकील, कलाकार, शिक्षक, महिला कार्यकर्ता, मीडिया और सोशल मीडिया हस्तियों को जोड़कर टाउन हॉल जैसा कार्यक्रम रखा गया है। बीजेपी का मानना है कि वक्फ के मुतवल्लियों से नए कानून पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को न्याय दिला पाएंगे, उनके अधिकार को सुनिश्चित कर पाएंगे। सवाल यह है कि वक्फ के दान की व्यवस्था को बेहतर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए मुतवल्ली रखने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जहां 33 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास हो तो क्या उन्हें कुछ मुट्ठी भर मुतवल्लियों के रहमो करम पर छोड़ दें? ये बड़ा सवाल है। स्थानीय प्रशासन की इसमें कोई भूमिका ना हो, ये एक और सवाल है। क्या ममता बनर्जी या राहुल गांधी के पास इसका जवाब है कि किसी मुतवल्ली ने 1500 साल पुराने मंदिर पर अगर दावा ठोका या क्रिश्चियन समुदाय के एक गांव को ही वक्फ की पूरी संपत्ति बता दी तो फिर इसका फैसला कौन करेगा? मुस्लिम उलेमाओं की मोर्चाबंदी से कदमताल करने वाले सियासतदान की नजर दरअसल वोट बैंक पर है, लेकिन उन लाखों गरीब मुसलमानों की व्यथा कौन सुने जिनकी बेहतरी के लिए किसी ने वक्फ में अपनी संपत्ति दान की थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार वक्फ के खिलाफ मुस्लिम समुदाय को भड़काकर 33% वोट का जुगाड़ पक्का मान रही है। वो कहती हैं कि नए एक्ट से मुस्लिम समाज आहत हुआ है। ममता बनर्जी कहती है कि मैं मुसलमानों की 1 इंच जमीन छीनने नहीं दूंगी, मेरी सरकार वक्फ कानून लागू नहीं होने देगी। जाहिर है उलेमाओं के प्रदर्शन में पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की जो तख्ता पलट से सीख लेने की मोदी सरकार को धमकी दी जा रही है। राहुल गांधी ने कहा यह कानून असंवैधानिक है, आज मुसलमानों की जमीन छीनी जा रही है, कल किसी और समुदाय की जमीन छीनी जाएगी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पूछा है कि क्या राहुल गांधी बताएंगे कि वक्फ के पास देश की तीसरी बड़ी लैंड बैंक है, अब तक एक भी स्कूल, अनाथालय, अस्पताल गरीब मुसलमानों के लिए क्यों नहीं बने? ये कानून मुस्लिम समाज की महिलाओं, विधवाओं और बेटियों की जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए लाया गया है। अगर वक्फ में सुधार हो रहा है तो इससे सियासी जमातों को दिक्कत क्या है? सवाल है कि देश ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे एनजीओ और मौलानाओं का आंदोलन देखा है। एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट से मिले 75 रुपए के गुजारा भत्ते को संसद से कानून बनाकर पलट दिया गया था। मुस्लिम उलेमाओं के मोर्चे ने ट्रिपल तलाक कानून का भी भारी विरोध किया था, लेकिन आज इस क्रांतिकारी सुधार ने मुस्लिम समाज के करोड़ों बेटियों को न्यायिक सुरक्षा प्रदान की है। कब्जाधारी मुतवल्लियों के लिए शुरू हुआ ये विरोध इस दौर में लोगों की नजर में है। जो भी राजनीतिक दल इसे अन्याय बताते हुए एक समुदाय को भड़का रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि अधिकांश मुसलमान ही आज मुतवल्लियों से परेशान हैं। बहुत सारे जो मुस्लिम लोग हैं और आम लोग हैं, उनकी भी तमाम हम बाइट्स आपको लगातार दिखाते रहे हैं, सुनाते रहे हैं कि किस तरह से मुतवल्लियों से परेशान रहे हैं आम मुसलमान। फिलहाल इस खबर पर अगर आगे बढ़े और देखें कि गृह मंत्री अमित शाह का क्या कुछ कहना है
वक्फ का प्रबंधन उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के हाथ में ही होगा, लेकिन चैरिटी कमिश्नर किसी भी ट्रस्ट में कोई भी हो सकता है। ये एक प्रशासनिक नियुक्ति है। वक़्फ़ जो है वो वाकिफ बनाता है और मुतव्विल इसका मैनेजमेंट करता है। वक़्फ़ बाकी सारे धर्मों के हिसाब से देखे तो ये ट्रस्ट है। ट्रस्ट तो उसी का होता है जो वो बनाता है। वक़्फ़ उसी का होता है जो बनाते। इसमें कोई नॉन मुस्लिम रखने का प्रोविजन हमने नहीं किया है। पर 2 मेंबर वो तो आपने डाले हैं ना? वो वक़्फ़ बोर्ड में डाले हैं और वक़्फ़ काउंसिल में डाले। वो कहते हैं टेंपल ट्रस्ट में। सुनो ना भाई, टेंपल ट्रस्ट है ना जी। टेंपल ट्रस्ट में नहीं रख सकते, वक़्फ़ में भी नहीं रख सकते। पर चैरिटी कमिश्नर हिंदू हो गए कंपलसरी है क्या? वो सिख भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है। टेंपल ट्रस्ट में नहीं रखना चाहिए, मैं भी मानता हूं। वक़्फ़ में भी नहीं रख रहे हैं। जैसे ट्रस्ट होता है, इसका मैनेजमेंट अगर रिलीजियस ट्रस्ट है तो हिंदुओं के हाथ में होना चाहिए। वक़्फ़ अगर अल्लाह के नाम पर दान दी गई संपत्ति है तो मुस्लिमों के हाथ में होना चाहिए। मगर ट्रस्ट चैरिटी के कानून के हिसाब से बरोबर चल रहा है नहीं चल रहा है, इसकी देखरेख ये तो व्यवस्थात्मक काम है। इसमें धर्म कहां से आता है? बिल्कुल, तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि दरअसल जो स्टैच्यूरी बॉडी है, यानी कि जो वक्फ बोर्ड है, वो इस बात की देखरेख करेगा कि जो वक्फ बने हुए हैं दरअसल वो कानून का पालन कर रहे हैं कि नहीं। और यही व्यवस्था दूसरे धर्मों के लिए भी है। तो ये एक बड़ी इस तरह की बात है जो दरअसल समझाए जाने और बताए जाने की जरूरत है, और इसको लेकर के बहुत सारा दुष्प्रचार भी किया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नए वक्फ कानून को बंगाल में लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वहां का प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। प्लीज रिमेंबर व्हेन दीदी इज हियर, दीदी विल प्रोटेक्ट यू एंड योर प्रॉपर्टी। और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बताया है कि नए कानून के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए बीजेपी ने अभियान चलाया है। जो हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा है वो लोगों के संपर्क कर रहा है, और आज से नहीं, जब हमारी अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी जी थी तब से अल्पसंख्यक मोर्चा फील्ड में जाकर लोगों से वक्फ के बारे में राय ले रहा था, वक्फ के बारे में जानकारी ले रहा था। सरकार की एजेंसियां भी वक्फ के बारे में चर्चा कर रही थी। हमारे मंत्री किरण रिजिजू जी हैं जिन्होंने एक ऐतिहासिक बिल पेश किया है, उनके नेतृत्व में 1 साल से भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा लोगों के बीच में जाकर वक्फ के बारे में जन जागृति अभियान चला रहा है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए वक्फ कानून को असंवैधानिक बताया है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने वक्फ बिल संशोधन के संबंध में राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछे। राहुल गांधी के टिप्पणी के जवाब में मुझे उनसे 3 सवाल करने हैं। राहुल गांधी जी, ये बताइए कि वक्फ की जो 8 लाख से अधिक संपत्ति है, इस पर कोई अस्पताल, स्कूल, अनाथालय, स्किल सेंटर आदि नहीं बना है गरीब मुसलमानों के लिए या बेटियों के लिए। इसे आप ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं? राहुल गांधी जी, मुझे आपसे दूसरा सवाल पूछना है कि अगर मुस्लिम समाज की जो बेवा हैं, बहनें हैं, खवातीन हैं, विधवा हैं, उनकी तरक्की के लिए वक्फ में सुधार हो रहा है, तो आपको परेशानी है क्या? आपको ओबीसी का चिट किसी ने पकड़ा दिया है, तो वक्फ के संशोधन के माध्यम से अगर पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा मुस्लिमों के विकास की चिंता हो रही है, तो आपको परेशानी है क्या?
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ माधवी अग्रवाल जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं जुड़ी हुई हैं। माधवी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जो कांग्रेस के नेता हैं जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत है। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर इस पर जुड़े हैं। विनोद जी के साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। विनोद जी, ये जो सारी मोर्चाबंदी हो रही है और जिस तरह से एक अलग अलग नैरेटिव गढ़ने के लिए तैयार, कोई कह रहा है कि संविधान पर हमला है, कोई कह रहा है कि इसको लागू नहीं होने देंगे, आपकी 1 इंच जमीन जाने नहीं देंगे, जमीन छीन कौन रहा है? और ये जो सारा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, क्या सचमुच मुसलमानों की सुध लेने के लिए है या जैसा कि समझा जाता है कि वोट बैंक ही है? लेकिन देखिए, लोकतंत्र में असहमति की तो पूरी गुंजाइश है। लोकतंत्र में तो ऐसा होता नहीं है कि आप अगर कोई कानून बना रहे हैं या आपने कोई एक प्रस्ताव लाया है तो उसकी पूरी 100% लोग आपकी सहमति में आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन जब जब आपने एक रिफॉर्मेशन की शुरुआत की है तो इसके भारी विरोध जरूर हुए हैं, देखा गया है। उसमें अपने अपने एपीजमेंट सामने आते हैं, उसमें अपने अपने वोट बैंक सामने आते हैं, उसमें अपने अपने नैरेटिव सामने आते हैं। लेकिन इसका फायदा दूर दूर तक समाज को हुआ है, इसका फायदा दूर दूर तक देश को हुआ है, इसका फायदा आने वाले पीढ़ियों को हुआ है। ये हमने देखा है पिछले 10 साल में मोदी गवर्नमेंट ने जितने रिफॉर्मेशन किए हैं, ये आने वाले भविष्य के भारत के साथ साथ आज की पीढ़ी को कम से कम एक सबल और सशक्त किया है, जो हम लोगों ने देखा है। चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे आप उसमें ये देखिए आर्टिकल 370 को रिपील करने का मामला हो, ऐसे दर्जनों ऐसे आपने देखा कि मोदी गवर्नमेंट जीएसटी का मामला हो, ये साहस करने की बात है। लेकिन जब राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता संसद में होते हैं तो एक शब्द नहीं बोलते हैं, और संसद के बाहर जब उनको लगता है ये मौका नैरेटिव देने का है और वहां अगर कहते हैं कि ये असंवैधानिक है, जब ममता बनर्जी कहती है कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, आपने ध्यान दिया होगा वो पश्चिम बंगाल में एड्रेस कर रही हैं लोगों को, लेकिन वो बांग्ला में नहीं बोल रही हैं, वो उर्दू में बोल रही हैं। तो सीधा उनका जो मैसेज है, वो जिस तरह से मौलानाओं के उस मोर्चे में अपने को एक पॉलिटिकल ट्विस्ट दे रही है, तो ये आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसे समाज को गुमराह कर रहे हैं जिस समाज में अभी तक मैक्सिमम लोग अवेयरनेस आया ही नहीं है, उनमें ये चेतना ही नहीं जगी है। वक्फ के 33 लाख की जमीन में अगर एक मुसलमान को, एक गरीब मुसलमान को, मुतवली को घूस देना पड़े, एक कब्रिस्तान में अपने किसी परिचित को, अपने किसी स्वजन के एक लाश को लेके दफनाने को लेके, ये उनको नहीं पता है कि इस समाज को के साथ में कितना बड़ा धोखा है। लेकिन अवेयरनेस के मामले में जब बीजेपी की ये पहल है, उसकी ये साधुवाद हम कह सकते हैं कि उसने एक फ्रंट पे कानून बनाया है पार्टी ने, एनडीए सरकार ने, तो दूसरे फ्रंट पर बीजेपी के मुस्लिम मोर्चा का, जो आप जमाल साहब की बात सुन रहे थे, और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक वर्कशॉप किया है बीजेपी मुख्यालय में, तो जाहिर सी बात है लोगों को बताने की भी जरूरत है, समझाने की भी जरूरत है कि ये सारे नेता जो मुस्लिम उलेमाओं के गिरफ्त में हैं वो फर्जी बातें कर रहे हैं। वक्फ को इन्होंने पढ़ा नहीं है, नया एक्ट को, और नया एक्ट को लेके ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये बात बताने की भी जरूरत है। निखिल, ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी, बहुत सारे सवाल हैं। दरअसल सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर चोट है। किस तरह से चोट है? संविधान खतरे में हो गया फिर से एक बार, कैसे संविधान खतरे में हो गया? सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि भाई इतनी सारी 33 लाख एकड़ वक्फ की ज़मीन है, कोई एक अस्पताल, कोई स्कूल, कोई इस तरह से फ़ायदा पहुंचाने वाली संस्था, अस्पताल बनाया हो, स्कूल बनाया हो, कोई दूसरी संस्था बनाई हो, तो ये सही है कि गलत है? इसका विरोध अब तक क्यों नहीं किया था? और जब कोई मुसलमानों के हित की जब बात कही जा रही, कहा जा रहा है कि उसमें करप्शन पर रोक लगेगी और जो मुस्लिम बहू बेटियां हैं उनके फ़ायदे के लिए है, जो पसमानदा मुसलमान हैं उनके फ़ायदे में, बल्कि कहा जा रहा है कि पंक्ति में खड़ा जो आखिरी मुसलमान है उसको भी अब वक्फ का लाभ मिल सकेगा। तो आप लोग क्यों मोर्चाबंदी कर रहे हैं? निखिल जी, मतलब एक बात हमें समझ में नहीं आती है, आज की जो मौजूदा भारत सरकार है वो मुस्लिमों का विकास उनकी दान दी हुई संपत्तियों से करना चाहता है, वक्त से करना चाहता है। अगर यही बात हम हिंदू भाइयों के लिए कही जाए कि आपका विकास आपके द्वारा, आपके पूर्वजों के द्वारा दिए गए दान से होगा,
मंदिरों से मिलने वाले चंदे से होगा, राम मंदिर में जो पैसा आएगा उससे होगा, तो ये तो बड़ी गंभीर बात है। मतलब एक बात आप समझिए, नहीं, ये कोई नहीं कह रहा कि उसी से होगा, आप समझिए बात को। तो, ये नहीं कहा जा रहा कि उसी से होगा, लेकिन उससे भी होगा, उसको कूड़ेदान में नहीं फेंक दिया जाएगा या उसको भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ा दिया जाएगा। आप बात को समझिए, डिफरेंस को। जो आपने पॉइंट रेस किया, दरअसल ये कोई नहीं कह रहा कि उसी से होगा, ये कहा जा रहा है कि उसको भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। निखिल जी, मोदी जी तो कहते हैं कि उनके शासन में भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है सब कुछ। नहीं तो भ्रष्टाचार से मुक्त तो कर ही रहे हैं, इसी से तो तरह से करेंगे। निखिल जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं। हाँ, आप और विनोद जी और भारतीय जनता पार्टी के तीनों साथी मिलकर कृपया हमें ये बता देंगे कि नए संशोधन में वो कौन सा अधिनियम है जो भ्रष्टाचार पर रोक लगाएगा? कौन सा ऐसा प्रोविजन डाला गया है जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी? मैं पूरा प्रोविजन सर पूरा 1995 से लेके अब की बार के अधिनियम को खोल कर बैठा हूँ। अच्छा ये बता दीजिए, कोई स्कूल अस्पताल नहीं खुला 33 लाख एकड़ जमीन पर, सही है या गलत है? मैं आ रहा हूँ विनोद जी, ये उस बात का जवाब दे दें, आते सही है या गलत है? आते हैं, नहीं बिल्कुल गलत है। तो शंकर प्रसाद जी तो जब गलत है और संविधान में उसमें संशोधन किया जा रहा है तो फिर विरोध क्यों? सर सभी शंकर प्रसाद जी वही हैं जो राम मंदिर का मुकदमा तो नहीं लड़ते, लेकिन अब इस बात को कोई भी कहे, इससे क्या मतलब हो रहा है? मतलब मैं उन्होंने चूंकि सवाल पूछा इसलिए मना कर दिया। कपिल सिब्बल आपका जमाते इस्लामी के वकील हैं, तो आप क्या कहेंगे? चलिए, मैं आपके ऑडियो में भी कुछ प्रॉब्लम है संदीप त्रिपाठी जी। संदीप त्रिपाठी जी सुनिए, आपके ऑडियो में भी कुछ प्रॉब्लम है। संदीप जी सुनिए तो, अरे सुन लीजिए, आपकी ऑडियो को ठीक करा रहे हैं। तब तक मैं माधवी जी के पास जाऊंगा, तब तक आपकी ऑडियो को ठीक कराते हैं। कुछ उसमें क्रैक आ रहा है, हम उसको ठीक करा रहे हैं। माधवी जी ये बताइए कि जिस तरह से ये सारा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, आपने देखा कि ये कहा जा रहा है कि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर ये सीधा अटैक है, कोई कह रहा है कि ये तो जिस संविधान ही खतरे में हो गया। कैसे आप आम मुसलमानों तक इस बात को पहुंचाएंगे, क्योंकि ये जो कानून नया बनाया गया है उसको लेकर के अलग अलग तरह के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं? देखिए निखिल जी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी ये नहीं बताएंगे कि 1995 में जो अधिनियम वक्फ बोर्ड का बनाया गया था उसके तहत बेलगाम जो है इन लोगों को ताकत दे दी गई वक्फ बोर्ड के अंदर में, और वो केवल मौखिक तौर पे और बहुत ही न्यूनतम दावे के साथ किसी भी जमीन पर अपना कब्जा कर सकते थे। और ये बात इन लोग नहीं बताएंगे, ये बोल रहे हैं कि भाई लूटा जा रहा है। अभी जो हमारे साथ विश्लेषक बैठे उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि संसद में राहुल गांधी और ये कांग्रेस के लोग चुप रहे, क्योंकि केरल में 400 एकड़ से भी ज्यादा जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड वालों ने क्रिश्चियन लोगों की जो है जमीन पर कब्जा कर रखा है। यहाँ तक कि पूरा का पूरा जो क्रिश्चियनिटी का गांव है वो पूरा कैथलिक गांव के ऊपर ही कब्जा कर रखा है, और जो एथलिक एसोसिएशन है इंडिया का वो वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में है। अब इनकी क्या समस्या है कांग्रेस वालों की कि भाई अगर ये वक्फ बोर्ड के साथ जाते तो फिर कैथलिक लोग नाराज हो जाते जिनके बोर्ड से राहुल गांधी जीत कर आ रहे हैं, और अगर ये साथ में जाते तो मुस्लिम के साथ में ये अगेंस्ट में चले जाते। तो इन लोगों ने दोनों को खुश करने के लिए मुंह बंद रखा, लेकिन क्योंकि देश में राजनीति करनी है, अलगाव पैदा करना है, अराजकता पैदा करनी है, तो उन लोगों ने कोशिश करना शुरू कर दिया। मंचों पर खड़े होकर बोल रहे हैं अरे भाई कौन सी जमीन लेंगे इनसे, जमीन तो ऑलरेडी इनसे छीनी जा चुकी है। और ये जो बोल रहे हैं कि भाई अब एक भी इंच जमीन जाने नहीं देंगे, ममता बनर्जी जो बैठकर मंच पर ऐसे ऐसे भाषण देती है बंगाल के अंदर में, जिसका परिणाम तो हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो रैलियां हो, चाहे वो रामनवमी का जुलूस हो, और अब वो खड़े होकर बोल रही है कि आपकी एक इंच भी जमीन जाने नहीं देंगे। भाई जमीन तो ऑलरेडी आप लोगों की जमीन के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है सालों से, जिसको सही तरीके से यूटिलाइज हो सके ये कोशिश की जा रही है। मैं बता देती हूँ, ये अभी पूछ रहे थे कौन सा ऐसा नियम है, कौन सा ऐसा कानून बन जाएगा जिससे ये भ्रष्टाचार रुक जाएगा। तो भाई एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतों पर अब तक वक्फ बोर्ड का जो दावा हमेशा जो था वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ये तो 1400 साल पहले, 2000 साल पहले किसी भी जगह पर दावा कर देते हैं। वक्फ की ये जो संपत्तियां जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थी, जांच क्या दिन आएंगी उसमें पता चलेगा अभी तक इन लोगों ने क्या मनमानी की है। और इनको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के 71 करोड़ की जमीन पर जो है वो पूरी तरीके से कब्जा करके अतीक अहमद के लोगों ने रखा हुआ था, और इनके बिचौलिए जो वक्फ बोर्ड को देखते हैं उन लोगों ने इनके साथ साठगांठ करके रखी थी, और वहां पर ये अपनी मनमानी तरीके से पैसे कमाते थे। उन पैसों का यूज किस लिए होता था? लोगों को धमकाने के लिए, लोगों के ऊपर में जितने भी कांड है वो करने के लिए। तो ये इन्होंने यूटिलाइज किया है आज तक की वक्फ बोर्ड का, और जो गरीबों के लिए जो वंचित रहे
उन लोगों के लिए न्याय मांगने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है। केवल इन लोगों को आक्रोशित करना है। जो लोग जानते ही नहीं है कि उनके साथ क्या अभी तक ड्रामा हो रहा है पूरे देश भर में, उनको ममता बनर्जी भड़काने का काम कर रही है, जिसका जो नतीजा है वो मुर्शिदाबाद में हम सभी लोगों ने देखा। भाई वो जो एरिया आता है मुर्शिदाबाद का, जंगीपुर का, ये सारा एकदम बांग्लादेश के करीब है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का वहां बाहुल्य है पूरी तरीके से, और वहां पुलिस के साथ पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया। और इसके पहले भी 2019 में सभी लोगों ने देखा था कि कालिया चक जैसी जगह पर जहां पे पुलिस चौकी को पूरा घेर लिया गया था, और वहां पे पुलिस लोगों को गुहार लगानी पड़ी कि हमें आके बचा लीजिए। जी, सारा घटनाक्रम मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी पता है, और जरूर संदीप त्रिपाठी जी को भी पता होगा। संदीप त्रिपाठी जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले विनोद मिश्रा जी आपसे समझना चाहेंगे, ये जो कहा जा रहा है कि 1 इंच जमीन भी मैं आपकी जाने नहीं दूंगी, तो ये तो लगातार इसके पहले आया है कि वक्फ बोर्ड दूसरों की जमीन लेता रहा है, तो ये किसकी जमीन ना जाने देने की बात कर रही है? निखिल जी, मैं संदीप जी का जवाब पहले देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक अवेयरनेस की बात कही है, और मैं हो सकता है कि वो एक तरह से एक पॉजिटिव ही बात कही हो, मैं नेगेटिव नहीं मानता हूँ कि इस वक्त के नए कानून बनने से फायदा क्या हुआ। मैं जस्ट 2-3 उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ, उन्होंने कहा किस तरह से भ्रष्टाचार रुक जाएगा, माधवी जी ने उत्तर दिया, मुझे उम्मीद है कि संदीप जी ने सुना होगा। बाकी ये, लेकिन मैं आपसे ये गारंटी चाहता हूँ कि इस मेरी बात को आप अपने लोगों में भी बताएंगे जिनको लोग गुमराह कर रहे हैं। पहला फायदा ये देखिए कि वक्फ कानून बनने के साथ ही केरल पहला राज्य बना है जो अपने इस नए कानून के तहत वो वक्फ बोर्ड का गठन कर रहा है। संदीप जी, नंबर 1 फायदा जो स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार मिले हैं कि मुनम्बम जैसे, जो बीजेपी की प्रवक्ता बता रही थी कि जो इशू बरसों से लटका पड़ा हुआ था, उस पे हाई कोर्ट ने अपने सिंगल बेंच को पलट दिया और डबल बेंच करने का आदेश दिया है कि उस पे जुडिशियल कमीशन बैठेगी। 2, सीधे क्लियर इंस्ट्रक्शन स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लैंड का मामला स्टेट को है, स्टेट को ही, स्टेट बोर्ड को ही एग्जीक्यूशन के लिए सारे अधिकार मिले हैं। संदीप जी, ये लोगों को बताएं, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई बड़ा रोल नहीं होता है। स्टेट बोर्ड में स्टेट गवर्नमेंट का ही लैंड के और सारे एक्विजिशन के सारे मामले उनको ही देखना है, उनके पास अभी तक कुछ नहीं था। नंबर 3 मैं बताता हूं, उसका फायदा ममता बनर्जी को कैसे होगा। ममता बनर्जी ने अपने सारे मौलानाओं को 1000 मौलानाओं को सैलरी देने की बात कही थी, और वो सैलरी जब कहा गया कोर्ट से कि वो सैलरी जो उनको वक्फ से देना चाहिए, क्योंकि वक्फ इसी के लिए है जो वक्त में लोगों ने दान किया है, देश का सबसे सेकंड लार्जेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में उसकी संपत्ति है। और आपको जानते हैं, आप इस बात को सुन के हैरान होंगे कि ममता बनर्जी की गवर्नमेंट हर महीने 1000 करोड़ रुपए उसमें डालती है वक्फ में, और वक्फ फिर उस जाके मौलवियों को सैलरी देती है। अब नए कानून बनने से ये होगा, उसके रखरखाव में एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, मुतवल्लियों का करप्शन रुकेगा, तो वो वक्फ जो वेस्ट बंगाल का है अपने सारे मौलानाओं को सैलरी दे पाएगा। ये बदलाव को अगर आप कहते हैं कि ये जीरो टॉलरेंस करप्शन के अगेंस्ट में नहीं है, तो आपको राहुल गांधी के उस बात पे शर्म होनी चाहिए कि जब वो कहते हैं ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये लोगों की जमीनें छीनी जा रही है, तो आपको कम से कम लोगों को सच एक बार कायदे से बतानी चाहिए, उसके बाद उसमें जवाब ले लेते हैं। संदीप त्रिपाठी, आप मुतमईन हैं इस बात से? मुझे उम्मीद है कि जो बातें आपको समझ में आई होंगी वो आप लोगों को बताएंगे, जैसा कि विनोद जी कह रहे हैं। नहीं सर, मेरा एक छोटा सा सवाल था। हमने कहा कि संशोधन में ऐसी कौन सी धारा है जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए डाली गई है? इसका जवाब नहीं। मैं इतना आपको नियम इसमें बता दिया, आप क्या चाहते हैं कि क्लॉज? सर ये दस्तों पे जाने दीजिए, आप टाइम मेरा खराब करेंगे, मुझे पता है। इसलिए आपके साथ बैठते बैठे इतना तो अंदाजा हो गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अल्पसंख्यक आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो उन्होंने जो लिखा है कि इसका उद्देश्य क्या है, वक्फ भूमि पर अवैध कब्जा है उसको छुड़ाने के लिए, कुप्रबंधन और स्वामित्व विवाद है उसके लिए, संपत्ति पंजीकरण और सर्वेक्षण में देरी, और बड़े पैमाने पर मुकदमेबाजी के मामलों और मंत्रालयों की शिकायत के लिए। सर ये है। अब बात अभी आपने कहा कि अभी तक तो हम ये जानते थे कि जो है संपत्तियां कब्जा करता है, लेकिन सर ये सरकार को पता है, आप भले यहाँ पर बोल रहे हैं, उसको पता है कि वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा हुआ है। अब आते हैं बात पर, मुद्दे की जो यहाँ पर है, हम बार बार ये सवाल कर रहे हैं। आप समझिएगा कि देखिए, वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा किसने किया, ये भी बात है। आप देखिए ना, कल हमने अभी चलाया था, शायद आप थे हमारे साथ डिबेट में, इसके पहले लालू प्रसाद यादव खड़े होकर 2009 में कह रहे थे संसद में कि जी देखिए इन्हीं लोग, किसने किया,
मुतवल्लियों के भ्रष्टाचार से ऊपर से नीचे तक मिला करके वही तो बात कहा जा रहा है कि यहां पर मेड़ ही खेत को खा रहा था, तो उसको रोकने के लिए यह किया गया है। दूसरी चीज ये भी बताई गई कि वक्फ और वक्फ बोर्ड का जो अंतर है उसको भी समझिए। दरअसल वक्फ मतलब कि आपका रिलीजियस ट्रस्ट है, उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं है। जो वक्फ बोर्ड है वो उस कानून को ठीक से लागू हो रहा है या नहीं, इसको देखभाल के लिए, इसकी निगरानी के लिए है। बिल्कुल शट एंड क्लोज एंड ओपन एंड शट है। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? आप जो है मेरी अंतरात्मा को मार रहे हैं। नहीं, आपकी अंतरात्मा दरअसल आपकी अंतरात्मा मैं साफ तौर पर कहूं तो आपके अंतरात्मा सिर्फ वोट बैंक तक सीमित है, और आपके अंतरात्मा को मैं जगा रहा हूं कि आपका वोट बैंक वो जो पंक्ति में खड़ा आखिरी मुसलमान है वो भी है साहब। सिर्फ मुतबल्लियों को उनकी फील्डिंग करके आपको वोट नहीं मिलेगा। आप समझिए इस बात। आपकी अंतरात्मा को जगा रहा है निखिल। हमें बोलते ही नहीं त्रिपाठी जी। भाई आप उलूल उलूल बोल रहे हैं तो मैं क्या ही कहूं। आप सही बात बोलिए तो मैं बोल रहा हूं। मतलब कुछ गलत अगर आप जानकारी देंगे तो क्या ही कहूं। क्या उल जलूल मैंने इतनी देर में क्या उल बोला हुआ? आप कानून को आप गलत ढंग से व्याख्यायित कर रहे हैं। क्या आप गलत ढंग से व्याख्यायित कर रहे हैं, वही तो मैं आपको बता रहा हूं। क्या किया? बताइए आप बताइए। इसके पहले स्कूल अस्पताल कुछ बने थे, आप सही था कि गलत था? 33 लाख एकड़ जमीन थी, सही था या गलत था? गरीब मुसलमानों का हक मारा जा रहा था, सही था या गलत था? कैसी बात कर रहे हैं? सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ क्या बात कर रहा हूँ। बताइए। 16 राज्यों से ज्यादा 21 राज्यों में 16 तो इनकी डायरेक्ट सरकार है, जिसके जो वक्फ बोर्ड चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। कहीं खोल दिया 16 राज्यों में तो खोल सकते थे ना। हाँ, तो नया वक्फ बोर्ड गठित होगा, आप देखिए क्या परिवर्तन आता है। ये लीजिए, अभी आपने तर्क दिया ना, आप उत्तर प्रदेश में खोल सकते थे विद्यालय। वक्फ बोर्ड आपके अंडर में 7 चेयरमैन आप बनाते हैं। वक्फ बोर्ड गठित होने दीजिए। देखिए हमारे पास आप अगर इस तरह से कुतर्क करते रहेंगे, देखिए तर्कों का जवाब है, कुतर्कों का नहीं है। हमारे पास समय बस इतना ही है। संदीप जी अगली बार फिर आपको जोड़ेंगे, आप यकीन मानिए अगली बार आपको फिर जोड़ेंगे, कुछ नए तर्कों के साथ आइएगा। फिलहाल आज के लिए बहुत शुक्रिया संदीप त्रिपाठी जी, हमारे पास समय बस इतना है। माधवी अग्रवाल जी आपका भी शुक्रिया, विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। दरअसल कुतर्कों के जरिए किसी को समझाया नहीं जा सकता। तर्क अगर आप रखें और वो इस तरह से हो कि जिसको समझाया जा सके, जिसके पीछे का कोई लॉजिक हो, तो ये बात सही है। लेकिन अगर कुतर्क पर कुतर्क करना है तो उसके लिए कोई लॉजिक नहीं। बार बार इस बात को समझाया गया है कि वक्फ में दरअसल उसमें कोई जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर कोई आघात नहीं पहुंचा है, लेकिन जो स्टैच्यूरी बॉडी है वो अपना काम करेगी, और उसका काम है कि किसी भी तरह का जो जमीनों के रखरखाव से लेकर के अगर उसमें कोई किसी तरह की दखलंदाजी और उसमें कोई कानून का उल्लंघन होता है तो वो उस पर अंकुश लगाएगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि किस तरह से एक नए तरह का भ्रष्टाचार झारखंड में फल फूल रहा है। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, फटे फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और अब बात करेंगे फ्रीबी के दौर में विदेश दौरे का चलन। खबर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एक टीम के साथ स्पेन और स्वीडन के दौरे पर जा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन अपने इस दौरे में झारखंड में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। राज्य कैबिनेट ने इस दौरे को मंजूरी दी है। सरकार का दावा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 20 से 22 हजार करोड़ रुपए पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। जाहिर है कि फ्रीबी के कारण उत्पन्न हुई समस्या के बीच में फंड जुटाना सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, लेकिन बीजेपी हेमंत सोरेन के इस टूर को फिजूल खर्ची बताती है।
लेकिन अब तक ऐसे कोई भी प्रयास सफल नहीं हुए हैं। जाहिर है राज्य विदेशी उद्यमियों को झारखंड लाने का कोई तैयारी अभी तक उसने ऑन ग्राउंड जमीनी लेवल पर नहीं की है। जमीन को लेकर झारखंड में बड़े विवाद के कारण वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा। बीजेपी का मानना है कि झारखंड में मौजूदा माहौल इन्वेस्टमेंट के लिए माकूल नहीं होगा जब तक कानून व्यवस्था दुरुस्त ना हो। राज्य सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्णन का मानना है कि सीएम के स्वीडन दौरे का कुछ न कुछ फायदा राज्य को जरूर मिलेगा। विदेशों में कामकाज की जानकारी मिलेगी, वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा। 2017 में बीजेपी नेता रघुवर दास के विदेश दौरे को हेमंत सोरेन ने फिजूल खर्ची और टूरिज्म कहा था। अब यही बारी बीजेपी की भी है और दरअसल यही बारी अब हेमंत सोरेन की भी है। और बीजेपी नेता प्रतुल शाह देव ने हेमंत सोरेन सरकार के विदेश दौरे को लेकर तंज कसा है। भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है, मुख्यमंत्री जी अगर जाते हैं स्वीडन और अगर स्पेन जाते हैं, दोनों बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। और स्पेन के बारे में तो कहा जाता है 9 करोड़ 70 लाख लोग पिछले बार टूरिस्ट वहाँ गए थे। सेकेंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है फ्रांस के बाद। और स्वीडन भी बड़ा एक अच्छा कंट्री है। इकॉनमी की बात करें तो स्वीडन तो इकोनॉमिक रिसेशन से गुजर रहा है और इकोनॉमिक रिसेशन से उबरने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ इंडस्ट्रीज पहले अपने आप को बचाएंगे कि यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये बड़ी बात है। और स्पेन का इकॉनमी जो है वो सर्विस बेस्ड है और स्पेन का इकॉनमी टूरिज्म बेस्ड है। तो पहले तो यह लॉ एंड ऑर्डर ठीक करे, तब टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार रांची से जुड़े हुए हैं। दिवाकर, किस तरह से ये जो टूर है इसको लेकर के सियासत भी गर्म है और ये कहा जा रहा है कि दरअसल अपनी विधायक पत्नी के साथ में वो एक टूर पर तो जरूर जा रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य कहीं से फंड जुटाना नहीं है, क्योंकि फंड जुटाना मुमकिन नहीं है रिसेशन के इस दौर में। जहां पर देखिए, निश्चित तौर पर निखिल 19 से लेकर 27 अप्रैल तक मुख्यमंत्री का स्पेन और स्वीडन का दौरा होना है, जिसमें उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन का भी कहा जा रहा है कि वो भी जाएंगी। और साथ ही साथ 20 सदस्यीय एक डेलीगेशन भी है जिसमें कई विभागों के सचिव है, मुख्य सचिव है। ये तमाम लोग स्पेन और स्वीडन के दौरे पर जाएंगे। लेकिन लगातार विपक्ष की ओर से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि झारखंड में चूंकि लोकल लोग ही निवेश करने नहीं आ रहे हैं। लगातार यहाँ से अभी कुछ दिन पहले जो है मुख्यमंत्री ने कोलकाता में जाकर एक तरीके से निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास किया था, लेकिन कोई निवेश यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि झारखंड में जिस तरीके से लैंड एक्विजिशन का जो मामला इतना पेचीदा है और जो CNT SPT एक्ट और जो तमाम तरह की जो दूसरी तरह की चीजें हैं कि लोगों को आसानी से जो वन विंडो सिस्टम का काम है वो झारखंड में नहीं होता है। तो वैसे में जब लोकल निवेशक ही आकर्षित नहीं हो रहे हैं तो विदेश में जाकर मुख्यमंत्री क्या कर लेंगे, वहां के लोगों में कैसे विश्वास पैदा करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड की जो छवि है वो देश और दुनिया में भी इस तरह की बन गई है कि यहाँ पर कारोबार करना उतना आसान नहीं है। तो एक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमलावर है सरकार पर इस मुद्दे को लेकर कि ये सिर्फ घूमने के लिए वहां जा रहे हैं, बल्कि कोई निवेशक को आकर्षित करने के लिए नहीं जा रहे हैं। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। निवेश के साथ साथ जो एक वर्क कल्चर है कि दूसरे देशों में किस तरीके का वर्क कल्चर है, ब्यूरोक्रेसी में किस तरीके से काम होता है, वहां पर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, हमारे अधिकारी वो भी सीखेंगे और उसको आकर झारखंड में इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये एक जो तर्क कह सकते हैं, सवाल कह सकते हैं, वो तमाम तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस पर फिलहाल क्योंकि ये अगले हफ्ते के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री को एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है, स्वीडन जाना है और स्पेन जाना है, लेकिन राजनीति फिलहाल इस मुद्दे पर झारखंड में काफी गर्म है। निखिल जी, निश्चित तौर पर सियासत गर्म है और ये भी देखने की बात होगी कि एक हफ्ते में किस तरह की ये जो परिवर्तन है ये जो कहा जाए टूर है, इस पर राज्य की जनता किस तरह का रिएक्शन देती है, हम उस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए दिवाकर। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।